आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनके बारे में। तो देखिए कह रहा है कि एक्टिनाइडों में थोरियम से एलआर तक 14 तत्व हैं। एलआर का मतलब लॉरेंसियम। इन तत्वों के नाम, संकेत तथा कुछ गुण सारणी 4.10 में दिए गए। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व है तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे एक्टिनाइड हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और जो प्रारंभिक सदस्य हैं इनकी अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो रेडियो सक्रिय तत्व का मतलब होता है उनसे जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो निकलती रहती हैं, यानी उनके नाभिक से अल्फा बीटा कण एवं गामा किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्व है, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्धायु का परास 1 दिन से 3 मिनट तक है। तो जो प्रारंभिक सदस्य हैं इनकी अर्धायु अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, लेकिन जो बाद के सदस्य हैं उनकी जो अर्धायु है वो 3 मिनट, 1 दिन से 3 मिनट तक के परास की, यानी रेंज की है। अब बात आती है अर्धायु की कि अर्धायु क्या होती है। तो अर्धायु का मतलब होता है कि वह समय जिस समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का आधा रह जाता है उसको अर्धायु कहते हैं। अब देखिए, जैसे कह रहा है कि लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 है कि अर्धायु 3 मिनट है। बाद वाले सदस्य केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। इन तथ्यों के कारण इनके अध्ययन में अधिक कठिनाइयां आती हैं। तो जो लॉरेंसियम के बाद के तत्व हैं उनको कह रहा है कि केवल नैनोग्राम मात्रा में ही बनाए जा सकते हैं, और चूंकि मात्रा बहुत कम होती है तो इसलिए इनके अध्ययन में कठिनाइयां आती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो सीरीज दी गई है एक्टिनियम तथा एक्टिनाइडों के कुछ गुण। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इनके परमाणु क्रमांक क्या है। एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत जो तत्व आते हैं, नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, 4 निकल जाएंगे तो क्या होगा, 5 निकल जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इसके भी खत्म हो जाएंगे, 1 इसका, तो 5f0 यहाँ पर बचेगा। और m+4 वाले में भी 5f0 होगा। m+3 में देखें यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद त्रिज्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर पूरी सारणी दी गई है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा इसके बारे में स्टडी और आप लोग केवल ये सारणी देख लीजिएगा, ये सब लिखा गया है। अब देखिए आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि समझा जाता है कि सभी एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f एवं 6d कोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है। तो 7s2 तक इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है तथा 5f एवं 6d सबसेल में परिवर्तनशील निवेश होता है, मतलब इसी में इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है, जैसा हमने आपको बताया था कि S में 2, P में 5, S में 2, P में 3, D में 5 और
हमारे एफ में 7 सबसेल यानी उपकोष होते हैं और प्रत्येक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एफ में चूंकि 7 हैं और प्रत्येक उपकोष में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एफ में 14 रह सकते हैं। तो इस प्रकार से 5f में 14 इलेक्ट्रॉन निवेश कर सकते हैं। थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 है तक तो नहीं, परंतु Pa का मतलब प्राक्टोनियम, यहाँ पर देखिए लिखा होगा, Pa का मतलब प्रोक्टेनियम, तो वही कह रहा है कि थोरियम तक तो नहीं परंतु प्रैक्टिनियम तक एवं उसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। तो ध्यान दीजिए कि थोरियम तक तो नहीं परंतु प्रैक्टिनियम एवं इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिनियम से लेकर के, प्रैक्टिनियम यहाँ पर देखिए F नहीं है, फिर यहाँ F शुरू हुआ, फिर यहाँ से लेकर के लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 है, यहाँ तक 5f14, चूँकि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो यहाँ लॉरेंसियम तक F उपकोष भर जाता है। कहने का मतलब ये है प्रैक्टिनियम से देखिए शुरू हुआ, इसके पहले F नहीं है, और यहाँ से लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 है, यहाँ तक F कक्षक हमारा उपकोष हमारा भर जाता है। तो वही कह रहा है कि थोरियम तक तो नहीं परंतु प्रैक्टिनियम इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुँचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अनियमितताएं यानी 5f उपकोष में उपस्थित F0, F7 तथा F14 विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है। तो लैंथेनाइड के समान ही एक्टिनाइडों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अनियमितताएं हैं जो कि 5f उपकोष में उपस्थित, जैसे F0 है यहाँ F7 है तथा 14 विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से पहले आधे भरे और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी थे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए F7 आधा भरा हुआ, F14 पूरा भरा हुआ, और यहाँ पर F उपकोष में या F कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इनके स्थायित्व से संबंधित है। तो इस प्रकार Am तथा Cm, Am का मतलब देखिए एमरीसियम और Cm का मतलब क्यूरियम। तो एमरीसियम और क्यूरियम, इस प्रकार एमरीसियम तथा क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः रेडान, इस मतलब यहाँ तक पूर्ण भरे हुए कक्षक रहेंगे, तो इनको अलग कर दिया, तो Rn को ब्रैकेट में बंद कर दिया, 5s7 7s2 तथा Rn 5s7 6d1 7s2 है। तो एमरीसियम और क्यूरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते हैं जितने कि 4f कक्षक। तो तरंग फलन वाली जो बात है, ये पहले हम चैप्टर में आपको पहले जो पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तरंग फलन का मतलब वेव फंक्शन। तो जो वेव फंक्शन है, कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनमें तरंगें ऐसे ऐसे बनती हैं। तो दो प्रकार की तरंगों में मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि
यद्यपि 5F कक्षकों तथा 4F कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते हैं जितने कि 4F कक्षक। अतः 5F कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो तरंग फलन यानी वेव फंक्शन है, तो उनके संदर्भ में 5F और 4F में समानता पाई जाती है, परंतु जो 5F है इनके जो तरंगे हैं तो उनमें जो गहराइयां हैं वो इतनी धंसी हुई नहीं होती जितनी कि 4F कक्षक में। तो इसी वजह से 4F की तुलना में 5F कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग लेते हैं। तो बॉन्डिंग में 5F कक्षक हमारे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यद्यपि 5F कक्षकों तथा 4F कक्षकों में उनके तरंग फलन यानी वेव फंक्शन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है। कोणीय भाग जो तरंग फलन के उनमें समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धंसे हुए नहीं होते हैं जितने कि 4F कक्षक में। तो 5F में कहने का मतलब कम धंसे होते हैं, अतः 5F कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए आगे आ जाता है आयनिक आकार यानी आयनिक साइज। तो यहाँ पर अब हम आयनिक साइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनाइडों की ही तरह है। तो अगर आयनिक साइज देखा जाए तो जैसे एक्टिनाइड में है वैसे, जैसे लैंथेनाइड में था वैसे ही एक्टिनाइड में। श्रेणी में परमाणु अथवा M+3 आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है। इसे एक्टिनाइड आकुंचन यानी लैंथेनाइड आकुंचन की तरह ही है, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो कुल मिला के लैंथेनाइड की तरह एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो 5F इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण यानी शील्डिंग के कारण होता है। तो ध्यान देना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन धीरे धीरे आगे चलने पे एक तत्व से दूसरे तत्व में बढ़ता जाता है, और बढ़ने का कारण क्या है कि जो 5F इलेक्ट्रॉन है इनका दुर्बल परिरक्षण होता है। कहने का मतलब ये कम मात्रा में घेर पाते हैं न्यूक्लियस को, जिससे क्या होता है कि बाद के जो तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से कुछ दूर रहते हैं, क्योंकि दुर्बल परिरक्षण होता है यानी शील्डिंग, यानी उनका घिराव या रक्षा करना अंदर के इलेक्ट्रॉनों की कमजोर हो जाता है। हिंदी भाषा में कुछ ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इस कारण से आयनिक आकार नीचे धीरे धीरे जाने पर बढ़ता जाता है। कह रहा है यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो 5F इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण यानी शील्डिंग के कारण होता है। तो क्या होता है कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है परिरक्षण यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को उतना अच्छा नहीं घेर पाते, जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन को आराम से नाभिक खींच पाता है, जिससे क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाता है, और आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन उसी को कहते हैं कि नाभिक के आकर्षण की वजह से आकार छोटा हो गया। तो ये 5F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है। अब ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कह रहा है एक्टिनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का रेंज ज़्यादा है। देखिए कह रहा है आंशिक रूप से इसका कारण
5F 6D तथा 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है। तो ध्यान दीजिए कि जो एक्टिनाइड सीरीज है इसमें ऑक्सीकरण की रेंज बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का कारण क्या है कि 5F 6D तथा 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है, यानी इक्विवेलेंट एनर्जी, लगभग इक्वल एनर्जी के कारण ऐसी समतुल्यता है, परास अधिक है। एक्टिनाइड की ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्थाएं 4.5.11 में दर्शाई गई हैं। तो एक्टिनियम तथा एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पर। तो परास ज्यादा होने के कारण 5F 6D तथा 7S स्तरों की ऊर्जा में समतुल्यता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये सीरीज दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक्टिनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरली ज्यादातर +3 ऑक्सीकरण अवस्था 3-3-3 देखिए देखने को मिल रही है। कुछ में 4 है, फिर 5 में 5 ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम है, फिर 6 और कम है, 7 सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 ऑक्सीकरण स्टेट है। तो वही कह रहा है कि एक्टिनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था थोरियम में +4 है, और इसके बाद Pa, U तथा Np में क्रमशः +5, +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है। तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए Pa प्रैक्टिनियम था, यूरेनियम, यूरियम, और ये हमारा नेपच्यूनियम हो जाएगा। तो प्रैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, तो इनमें +6, +7, +5, +6 तथा +7 तक ऑक्सीकरण स्टेट पहुंच जाता है, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। 6 है, नेपच्यूनियम में 7 तक पहुंच जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं 4.5.11। तो बाद के जो तत्व हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बाद के तत्व हैं इनमें +4, +5, +6, 7 वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक्टिनाइडों और लैंथेनाइडों में यह समानता है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए एक्टिनाइड तथा लैंथेनाइड में यह समानता है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। यद्यपि +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। तो हाइड्रोलिसिस की प्रवृत्ति होती है +3 तथा +4 आयनों की जल में, मतलब जल में डालने पे टूट जाते हैं। प्रारंभ एवं बाद वाले एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों की रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु प्रारंभ एवं बाद वाले एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रारंभिक और अंतिम है एक्टिनाइड में, जो प्रारंभिक एवं बाद वाले तत्व हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कहने का मतलब बहुत ज़्यादा असमानता या भिन्नता मिल जाती है, जिससे कि उनके इन तत्वों की रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। यानी इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कहना संतोषजनक नहीं होता है।
अब देखिए आगे आ जाता है सामान्य अभिलक्षण तथा लैंथेनाइडों से तुलना। तो लैंथेनाइडों से इनकी अब हम लोग तुलना करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनाइड्स। तो एक्टिनाइड की अब लैंथेनाइड से अगर हम तुलना करें तो देखिए कह रहा है कि सभी एक्टिनाइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती हैं, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती हैं। तो देखने में तो ये चांदी की जैसे दिखेंगे कि चांदी है, लेकिन अगर उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग समझें और उनके स्ट्रक्चर के बारे में गहराई से देखें तो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। संरचनाओं में विभिन्नता का कारण धात्विक त्रिज्याओं में अनियमितताएं हैं। तो जो संरचनाएं हैं उनमें अंतर क्यों पाया जाता है, तो बता रहा है कि चूंकि मेटेलिक रेडिएशन जो है धात्विक त्रिज्याएं हैं उनमें अनियमितताएं हैं जो लैंथेनाइडों से कहीं अधिक है। तो जो धात्विक त्रिज्याएं हैं वो लैंथेनाइड से अधिक होती हैं एक्टिनाइड में, इसी वजह से संरचनाओं में विभिन्नता पाई जाती है। अब एक्टिनाइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हों। तो अगर एकदम बारीक बुरादा जैसे पीस लिया जाए, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए, तो एक्टिनाइड जो धातुएं हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश धातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। तो अगर उबलते हुए पानी में इनको डाल दिया जाए तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बना लेती हैं, ये ध्यान देना है। और अधिकांश धातुओं के साथ संयोजन करती हैं सामान्य ताप पर भी, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में नॉन मेटल से संयोजन करके यौगिक बना लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि HCl से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन HNO3 से कम प्रभावित होती हैं। ये बात को ध्यान रखना। अब HNO3 से कम प्रभावित क्यों होती हैं? इसका कारण है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षित सतह बन जाती है। तो चूंकि ऑक्साइड की संरक्षित सतह यानी एक लेयर बन जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एसिड का तो फर्क पड़ता है, लेकिन बेस का इन धातुओं पर कोई विशेष फर्क या कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण लैंथेनाइडों की तुलना में अधिक जटिल है। तो ध्यान दीजिए कि जो एक्टिनाइड है इनके जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है और लैंथेनाइड की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यद्यपि 5F के अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनाइड की चुंबकीय प्रकृति में परिवर्तन लगभग वैसा ही होता है जैसा लैंथेनाइडों के लिए संगत परिणामों में है। हालांकि ये मान लैंथेनाइडों में कुछ अधिक होते हैं। तो ध्यान दीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ एक्टिनाइड की चुंबकीय प्रवृत्ति में वैसा ही परिवर्तन होता है जैसा एक्टिनाइड में होता है। हालांकि लैंथेनाइड में कुछ अधिक परिवर्तन होते हैं एक्टिनाइड की तुलना में। तो 5F के अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है कि 5F में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के साथ एक्टिनाइड की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है उनमें लगभग वैसा ही परिवर्तन होता है जैसा लैंथेनाइड की संगत परिणामों में। हालांकि लैंथेनाइड में कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखिए नीचे देखते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि एक्टिनाइडों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनाइडों की आयनन एंथैल्पी यद्यपि सही रूप से ज्ञात नहीं है, प्रारंभिक लैंथेनाइडों से कम है। तो जो आयनन एंथैल्पी है वो हमें ज़्यादा अच्छे से ज्ञात नहीं है,
परंतु फिर भी सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड हैं तो उनकी आयनिक एंथैल्पी प्रारंभिक लैंथेनाइड से कम है। यह उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि जब 5f कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक कोड में कम भरे भेदन करेंगे। इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश संगत लैंथेनाइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे। एक्टिनाइडों में बाह्य इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़े आबंधन के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पूरे को आप लोग अच्छे से समझिए और इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्टिनाइडों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनाइडों की आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक लैंथेनाइडों से कम है। यानी प्रारंभिक जो एक्टिनाइड है उनकी आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक लैंथेनाइडों से कम है। अब आयनन एंथैल्पी का मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बना दिया जाए। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नाभिक के आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि यह उचित भी प्रतीत होता है कि प्रारंभिक लैंथेनाइडों से प्रारंभिक एक्टिनाइडों के आयनन एंथैल्पी कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब 5f कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक कोड में कम भेदन करेंगे, क्योंकि 4f है लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में 5f है, तो 5f थोड़ा दूर है नाभिक से। इसलिए कह रहा है कि जब 5f कक्षक भरना आरंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक कोड में, यानी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कम भेदन करेंगे, यानी उन पे प्रभाव कम रहेगा। इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश संगत लैंथेनाइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे। तो चूंकि 4f वाले अंदर है, 5f वाले बाहर है, तो 4f वालों पे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए 4f वाले पे शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव ज्यादा रहेगा। एक्टिनाइड में वह इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़े आबंधन के लिए उपलब्ध होंगे। तो 5f चूंकि है, 5f 4f से दूर है, इसलिए नाभिक के जकड़न से मतलब कम दृढ़ता से बंधे रहेंगे। इसी कारण से लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड की आयनन एंथैल्पी कम होती है। क्योंकि 5f दूर है तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसलिए आसानी से निकलने का मतलब है कि कम दृढ़ता से बंधे हैं, इसलिए आसानी से निकलने का मतलब आयनन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा या ऊष्मा, तो कम ऊष्मा लगेगी निकालने के लिए, तो कम आयनन एंथैल्पी होगी, ये कहने का मतलब। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है, एक्टिनाइडों की लैंथेनाइडों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक्टिनाइडों में लैंथेनाइडों की तरह का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों का जो आपसी व्यवहार है वो श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता, मतलब कुछ न कुछ स्पष्टता बाकी रहती है या अंतर होता है। फिर भी प्रारंभिक एक्टिनाइड भी लैंथेनाइड की तरह आपस में सन्निकट समानताएं दर्शाने में तथा गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते हैं, जिनमें आक्सीकरण अवस्था का परिवर्तित होना सम्मिलित नहीं है। तो सारे जो गुण धर्म हैं उनमें समानता पाई जाती है, लेकिन आक्सीकरण अवस्था में का परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं है। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड आकुंचन का तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए संगत आवर्त में यानी पीरियड में उनके आगे आने वाले तत्वों के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। लैंथेनाइड आकुंचन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्टिनाइडों के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है। तो जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्टिनाइड है उनमें कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक्टिनाइडों के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है, यानी उनका केमिकल कंपोजिशन हमें अभी
उतना अच्छे से पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ऊपर जो सारणी दी गई है उसको आप देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सीरियम हमारी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर हमारा 58 है। ये देखिए सीरियम में F में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 है, S में 2 है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो F 0 हो जाएगा। तो ये +4 टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये हमारा सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखिए आगे आ जाता है D एवं F ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।